बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहा हूँ। 14 क्वेश्चन भी लेंथी था और 15 भी इसी तरह से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसलिए जो है वो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इन दोनों क्वेश्चंस की खास तौर पर प्रैक्टिस करें ताकि आपके डिसऑनर वाली एंट्रीज जो है वो उनके ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो, इंटरेस्ट की एंट्रीज के ऊपर ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो और नोटिंग चार्जेस के वाले से भी आपको एंट्रीज पास करनी आती हों। तो डिटेल से जो है वो मैं एक एक क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ और उनकी जो है वो एंट्रीज पास कर रहा हूँ। जर्नल का नीड फॉर्मेट नहीं बना रहा, आपने जर्नल का नीड फॉर्मेट खुद बनाना है क्योंकि जगह की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं होता कि दो पार्टीज़ या उनसे ज़्यादा पार्टीज़ की हम जो है वो एंट्रीज जर्नल के फॉर्मेट में पास करें। तो मेन जो है वो असल तरीका यही है कि आपने एंट्रीज को जर्नल के फॉर्मेट में ड्रॉ करना है। तो बेसिकली मेन काम चूंकि एंट्रीज का होता है तो मैं एंट्रीज यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन आप जब तक पेपर के वाले से देखें तो जर्नल का फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे सही। तो इसलिए आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए फॉर्मेट लाजमी ड्रॉ करना। खैर, हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 आज का। और यहाँ पर मेरे पास पेज नंबर 175 है और वर्डिंग जो आ रही है उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट बता देता हूँ जो लास्ट में लिखी हुई है। आप लोग भी देख रहे होंगे, देखें ज़रा लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ बोल्ड लेटर्स में, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी एंड ए। बी और ए की बुक में जो है वो आपने एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ पर जो है वो इन दोनों पार्टीज़ के हवाले से मैं यहाँ पर एक नाम लिखकर इनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दोनों तरफ जो है वो हम पैरेलल एंट्रीज पास कर रहे होंगे। इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ, ये तीसरी चौथी दफ़ा ये वाली स्टेटमेंट आ रही है। लिखा हुआ जी ए ओज बी आ सम ऑफ ₹1500 ऑन 1 जनवरी 2015। ए उधार लेता है बी से, ठीक है। यहाँ पर सेल परचेज का पॉइंट नहीं है, ए उधार ले रहा है बी से। अब कैसे पता लग रहा है, जिस पार्टी का नाम पहले होगा वो पार्टी पैसे लेने वाली होगी, जिस पार्टी का नाम बाद में होगा वो पार्टी पैसे देने वाली होगी। अगर ये ना पता लगे, इस तरह से ना क्लियर हो, याद ना रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ज़रा क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, 1 से 2 लाइनों में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पार्टी बिल ड्रॉ कर रही है। तो डेफिनेटली जिस पार्टी ने बिल को ड्रॉ करना है वही पार्टी जो है वो पैसे देने वाली होगी, और जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है तो उस पार्टी ने जो है वो पैसे उधार पर लिए हुए होंगे, इसलिए उनको अदा करने के लिए फ्यूचर में वो बिल एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पर हम जो है वो चूँकि इस चीज़ को पहले से जानते हैं, समझ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं इस तरह की वर्डिंग के पॉइंट्स के, तो इसलिए हमें यहाँ पर पता है कि ए जो है वो पैसे लेने वाला है और बी पैसे देने वाला है। तो 1500 रुपया जो है ना वो ए उधार ले रहा है बी से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बी जब पैसे देगा तो कैश अकाउंट इसका जो है ना वो 1500 से डिक्रीज़ हो जाएगा और इसके पास पैसे आएंगे जो इसने बी से उधार मांगे थे, ये इसको अपना एसेट बना लेगा 1500 को, राइट। अच्छा, इसके बाद ही साथ ही अगर हम देखें तो इसने कैश जो पे किया है इसके पैसे इसने किससे लेने हैं, ए से। तो ए इस अकाउंट को 1500 से डेबिट करेंगे और इसने पेमेंट जो करनी है फ्यूचर में बी को, तो ये बी को अपनी लायबिलिटी यानी क्रेडिटर बनाएगा और यहाँ पर ये जो डेबिट किया है ये बेसिकली रिसीवेबल बनाया गया। इसके वाले से जब आप नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, कैश पेड टू ए। बी अपनी बुक में नरेशन ये लिखेगा और ए क्या नरेशन लिखेगा जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी and the date of this transaction is 1st of January 2015। उसके बाद नेक्स्ट में देखें क्या लिखा हुआ जी, he accepts a bill for the amount for 3 months drawn on him by B। वो बिल एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पर यानी ए की बात हो रही है, तो ए का नाम पिछले सेंटेंस में पहले था ना, इसका मतलब है ही का जो वर्ड आ रहा है उससे मुराद यहाँ पर ए ही है और उसने लिखा हुआ ही एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक्सेप्ट कर रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ बी ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए एक्सेप्ट, उसने क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वर्डिंग यूज़ किया है। तो हमने क्या करना है, हमने भी उसके अकॉर्डिंगली, बस बात वही है जो है वो उसने इनडायरेक्टली कहा है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि ये बिल ड्रॉ करेगा तभी ये एक्सेप्ट करेगा। तो हमने फिर यहाँ पर क्या करना है, जब क्वेश्चन में यही लिखा हो कि ही एक्सेप्ट द बिल, ये बिल एक्सेप्ट करेगा फॉर 3 मंथ्स ड्रॉन ऑन हिम बाय बी, जो बी उसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पर आप एंट्री क्या पास करोगे, जो ये बी बिल ड्रॉ कर रहा है तो बी के लिए बिल रिसीवेबल है, 3000 से डेबिट करेंगे। जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है बिल रिसीवेबल को डेबिट करती है और जो पार्टी बिल एक्सेप्ट करती है बिल पेएबल को क्रेडिट करती है, उसके लिए वो लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरे एंड पर अगर हम देखें तो ए को इसने डेटर बनाया हुआ था, जब बिल ड्रॉ कर दिया तो डेटर में डिक्रीज हो जाएगी, यानी सिंपल अकाउंट रिसीवेबल को कम करके बिल रिसीवेबल को इंक्रीज कर लेना है। और यहाँ पर इसने बिल को एक्सेप्ट किया हुआ है तो सिंपल वाली जो लायबिलिटी है इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि अब बिल के थ्रू पेमेंट करनी है तो बिल पेएबल वाली लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और सिंपल वाली जो लायबिलिटी है ना उसको हम डिक्रीज कर देंगे।
ये एंट्री पास होगी जी, और इसके बाद इसकी नरेशन क्या बनेगी, इसने जो है वो बिल ड्रॉ किया और दूसरी पार्टी ने उस बिल को एक्सेप्ट किया, तो बिल एक्सेप्टेड। एंड द डेट ऑफ दिस बिल इज 1 जनवरी 2015, यानी जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसी दिन बिल ड्रॉ हुआ। आगे लिखा हुआ जी, बी गेट्स इट डिस्काउंटेड विद इज बैंकर फॉर ₹1450। डिस्काउंट पहले से ही बताया हुआ, बिल जो है 1450 रुपये में डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि 1500 का बिल है तो 1450 रुपये इसका मतलब बैंक दे रहा है, तो 50 रुपये बैंक जो है वो डिडक्ट कर रहा होगा। तो बी जो है ये इस बिल को डिस्काउंट करवाने लगा। बिल जब इसके पास था, इसने इसको एसेट बनाया हुआ था, जब इसके पास से चला जाएगा तो ये अच्छा यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई है, बिल जो है एक्चुअली 1500 का है जी, 3000 का बिल नहीं है। वेरी सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो है वो बाज़ को अमाउंट का नहीं पता लगता, और ख़ास तौर पर जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो बिल जो है वो क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ बिल जो है वो 1500 से बताई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर बिल जो है वो डिस्काउंट हो रहा है जी 1450 से, तो आपने ये बिल जो है वो देखना है, इसकी बुक में डेबिट है, ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेगा, बिल इसके पास से जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बी जो है वो अपना बिल बैंक से डिस्काउंट करवाने लगा, तो ये अपना बिल जो है वो बैंक को दे देगा। बिल था 1500 रुपये का, लेकिन बैंक जो है वो इसके बदले इसको 1450 रुपये देगा, और 50 रुपये जो है ना बैंक डिडक्ट कर लेगा। तो ये बिल दे देगा और साथ ही ये बैंक अकाउंट को 1450 से डेबिट करेगा। 50 रुपीज़ जो है वो इसको बैंक से नहीं मिलने, क्योंकि इसने फौरी तौर पे पैसे निकलवाए हैं। बिल का टाइम था 3 मंथ्स का, ये आज ही बैंक के पास ले गया बिल और कहता है जी मुझे पैसे दे दें। इसने एक लाख से बिल बैंक को सेल कर दिया, तो बैंक जो है वो इसको 1500 के बजाय 1450 रुपये देता है। 50 रुपये जो बैंक नहीं दे रहा वो इसके लिए एक्सपेंस है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 1500 का बिल गया है, लेकिन बैंक अकाउंट में इसके 1450 शो हो रहे हैं। डिस्काउंट जो है 50 रुपये के नाम से 50 रुपये से हम शो करेंगे एक्सपेंस कंसिडर करते हुए। और यहाँ पर ड्राई की बुक में एंट्री पास नहीं होगी, बिल जहाँ मर्जी जाए, ये बिल जिसको मर्जी दे, ठीक है, इसका कोई कंसर्न नहीं है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया हुआ है। इसका कंसर्न सिर्फ क्या होता है, ड्यू डेट वाले दिन इसने या तो बिल को ऑनर करना होता है या फिर बिल को डिसऑनर करना होता। तो देखें ज़रा फिर यहाँ पर अगर हम एंट्री की बात करें, डेट की बात करें, तो जब तक नई डेट नहीं आएगी तब तक हम पुरानी डेट के अकॉर्डिंगली ही चलेंगे, तो 1 जनवरी ही आएगी। आगे क्या लिखा हुआ था जी, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड द बैंक पेज ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। ड्यू डेट वाले दिन बिल डिसऑनर हो गया, इसका मतलब क्या है, बिल जो है वो एक्सेप्ट किसने किया था, यहाँ पर ए ने एक्सेप्ट किया था ना, ये आप देख रहे हो। और इस वक्त बिल किसके पास पड़ा हुआ था, बैंक के पास, क्योंकि बी ने ये बिल जो है 1500 का दे दिया था बैंक को डिस्काउंट के लिए, डिस्काउंट करवा लिया था। अब इसका मतलब है बैंक जो है वो ड्यू डेट वाले दिन ए के पास गया होगा, लेकिन ए ने जो है ना वो बैंक को पेमेंट कोई नहीं की। इसका मतलब है ए ने बिल डिसऑनर कर दिया। अब अल्टीमेटली बैंक जो है वो अपने पैसे फिर किससे मांगेगा, बी से मांगेगा। और जब बी को पता लगेगा कि बिल डिसऑनर हो चुका हुआ, तो ये बैंक को पेबल बना लेगा, क्योंकि इसको पता लग गया है। लिहाजा इसका बिल चूंकि बैंक के पास था और उस बिल के बैंक को पैसे ही नहीं मिले, लिहाजा ये बैंक को लाइबिलिटी बनाएगा कि ठीक है मैंने आपके 1500 रुपये देने हैं और मैंने लेने किससे हैं, ए से। तो ये 1500 से ए को अपना रिसीवेबल बनाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसकी बुक में अगर हम देखें यहाँ पर क्या होगा, ये इसने बिल डिसऑनर किया है, तो डिसऑनर की जो एंट्री होती है वो एक्सेप्ट के रिवर्स होती है। तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर फिर 1500 से आपने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देना है, और बीज अकाउंट को आपने 1500 से क्रेडिट कर देना, ठीक है। यानी कि बिल की आइडेंटिटी दोबारा से ख़त्म करके बिल को ख़त्म कर रहे हैं, और दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, बी को अपनी लाइबिलिटी यहाँ पर बना रहे हैं। यानी ए बी को अपनी बुक में लाइबिलिटी बनाने लगा। ये आपने एंट्री पास की है बिल को डिसऑनर करने की। नरेशंस की अगर बात करेंगे, ऊपर वाली एंट्री की नरेशन क्या बनती है, बिल को बेसिकली क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट। और यहाँ पर अगर देखें तो इस एंट्री की नरेशन है बिल डिसऑनर्ड। एंड द हेयर वन, यहाँ पर भी आप बिल डिसऑनर की वर्डिंग ही लिखते हैं। बिल जो है वो 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ था, तो अगर हम इसका टाइम देखें कितने मंथ्स का बिल था, ये वाला जी क्वेश्चन में बताया हुआ था, ये बिल था 3 मंथ्स का, फर्स्ट लाइन के एंड पर लिखा हुआ। तो अगर ये 3 मंथ्स का बिल था, तो इसकी अगर हम डेट देखें तो 1 जनवरी से काउंट करना शुरू करें। 1 फेब 1 महीना, 1 मार्च 2 महीने, 1 अप्रैल 3 महीने, और उसमें 3 दिन आपने ऐड करने हैं
ग्रेस डेज वाले, जो कि इस चैप्टर का लॉ है और रूल है उसके अकॉर्डिंगली। तो जो ड्यू डेट बनती है ना वो 4 जैन बनती है। तो आपने ये वाली जो एंट्री पास की है ना ये 4 अप्रैल बनती है। तो आपने ये वाली जो एंट्री पास की है 4 अप्रैल 2015 को पास किया। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें आगे वो क्या कह रहा है जी। एंड पेज ₹20 एज नोटिंग चार्जेस। 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के भी पे करने पड़ रहे हैं। अब नोटिंग चार्जेस का आपको मैंने बताया था सारा कॉन्सेप्ट। बस अब ये याद रखेंगे कि जिसके पास आखिरी दिन बिल होगा ना नोटिंग चार्जेस की पेमेंट वो पार्टी करेगी। तो बिल जो है आखिरी दिन ड्यू डेट वाले दिन चूंकि बैंक के पास था लिहाजा पेमेंट जो है वो बैंक ने करनी है नोटिंग चार्जेस की। लेकिन बैंक ये पैसे किससे लेगा? बी से लेगा। जिस तरह से बैंक के पैसे बिल के पैसे बैंक ने बी से लेने हैं, इस तरह से नोटिंग चार्जेस के पैसे भी बैंक ने बी से ही लेने हैं। तो यहाँ पर बी जो है वो बैंक को दोबारा से पेएबल बना लेगा और अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस इज 20। ठीक है जी, 20 रुपीज़ जो है वो पेमेंट करेगा और इसको रिसीवेबल बनाएगा ए को 20 रुपये से मज़ीद। अब ये एंट्री कंबाइन भी हो सकती है, ये आपकी मर्ज़ी है, आपने कंपाउंड एंट्री पास करनी है या सिंगल एंट्री पास करनी है, जिस तरह आप बेहतर समझें। और अगर हम ए की बुक की बात करें तो ए जो है बेसिकली नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस चार्ज उसी को होता है जिसने बिल को डिसऑनर किया होता है। तो इसलिए ये नोटिंग चार्जेस वाले एक्सपेंस को डेबिट करेगा और पेएबल किसको बनाएगा? ये बी को बनाएगा कि मैंने बी को पैसे देने हैं 20 रुपये। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप क्या लिखोगे? नोटिंग चार्जेस रिसीव करने हैं, रिसीवेबल, नोटिंग चार्जेस पेबल। ये मैंने शॉर्ट नेम लिख दिया, आप पूरा नाम लिखेंगे बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फर्दर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। आगे लिखा हुआ जी ए पेज ₹400 इन कैश एंड एक्सेप्ट अनदर बिल फॉर द बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ ₹30 फॉर 2 months। ए जो है वो 400 पे कर रहा है कैश में, यानी बिल को डिसऑनर करने के बाद हमने देखना है कि कितने रुपए जो है वो दे रहा है। तो अब 1500 का असल में उसने बिल एक्सेप्ट किया था, 1500 रुपये में से ये 400 रुपया देने लगा। तो जब ए 400 रुपया दे रहा होगा तो आपने जब एंट्री पास करनी है तो 400 से इसका कैश कम हो जाएगा, इसका कैश 400 से इंक्रीज हो जाएगा। अकाउंट का वर्ड आप सबके साथ लिखेंगे। इसने अगर कैश 400 दे दिया है तो इधर देखें ज़रा, इसने बी को लायबिलिटी कितने से बनाया था कि 1500 रुपया मैंने बिल का देना है। तो 1500 रुपये में से 400 रुपया अगर इसने पे कर दिया हुआ है तो आप जो है वो इसको यहाँ से कम करेंगे और बी वाली जो लायबिलिटी है 400 से डिक्रीज़ हो जाएगी और ये 400 रुपये से डेटर में कमी कर लेगा। यानी इसने ए को देखें 1500 से डेटर बनाया हुआ कि 1500 रुपये मैंने लेना है, तो 400 रुपये अगर मिल जाएगा तो जितने रुपये मिल जाएंगे उतने से डेटर यानी अकाउंट सेबल को कम करेंगे, और कम करें तो क्रेडिट करते हैं क्योंकि एसेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए, और ये क्या लिखेगा जी? कैश पेड। ये भी लिख सकते हैं कैश रिसीव पेड, और पूरा सेंटेंस भी रिसीव फ्रॉम ए एंड पेड टू बी। डेट जो है वो यही चली जाएगी, यानी 4 अप्रैल ही को बिल डिसऑनर हुआ था, उसी दिन नोटिंग चार्जेस की रिकॉर्डिंग हुई, उसी दिन जो है ये थोड़े से पैसे दे रहा है। अब देखा जाए तो बकाया कितने रुपए रह गए हैं? 1100 रुपया रह गया जी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एंड फॉर द बैलेंस टुगेदर विद इंटरेस्ट फॉर 2 months। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ ₹30 फॉर 2 months, 30 रुपये इसमें इंटरेस्ट के शामिल करने हैं। अब देखें, याद रखें नोटिंग चार्जेस के यहाँ से क्या पता लग रहा है? 1500 इसने बिल का लेना था, 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के लेने थे, तो टोटल इसने लेना था 1520 रुपये। हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये बिल की अमाउंट थी टोटल 1500, 400 रुपये उसने उसमें से दे दिया, बाकी बिल रह गया 1100 का। इसमें 20 रुपये जो है वो आपने नोटिंग चार्जेस के डालने हैं और 30 रुपये जो है वो क्वेश्चन में इंटरेस्ट के डालने हैं। तो जो नया बिल ड्रॉ होगा ना वो 1150 रुपये का होगा। ठीक है, इंटरेस्ट के एडिशनल चार्जेस उसकी पेमेंट डिले होने की वजह से, और नोटिंग चार्जेस की जो हैं वो के जो पैसे हैं वो एज़ पर रूल जो है वो इसके देने बनते थे। तो ये दोनों 20 और 30 रुपये की अमाउंट जो है वो हम ए को चार्ज करेंगे और टोटल जो है 1150 का नया बिल ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, वो ये कि क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट आ जाए तो इंटरेस्ट की एंट्री बेहतर है कि आप सेपरेट रिकॉर्ड कर लें।
तो कंपाउंड एंट्री में बाजू का स्टूडेंट्स को मसला हो जाता है आईकॉम लेवल पे। तो इंटरेस्ट की एंट्री की जब रिकॉर्डिंग करेंगे, इंटरेस्ट जो है वो इसको मिलेगा और इसने देना है, यानी इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, तो 30 से ये डेबिट करेगा एक्सपेंस कंसिडर करते हुए। इसके लिए इनकम है, इनकम को ये क्रेडिट करेगा 30 रुपीज़ से। अभी कैश में नहीं देना बल्कि पेएबल और रिसीवेबल बनाएंगे। तो ये क्योंकि ये पैसे जो है इंटरेस्ट के बिल में शामिल होना है ना, तो ये बी को पेएबल बना रहा है 30 रुपीज़ से, और ये ए को रिसीवेबल बनाएगा 30 रुपीज़ से। और यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। डेट जो है वही चली जाएगी, यानी कि 4 अप्रैल। उसके बाद देखिएगा जी नेक्स्ट स्टेप में बिल ड्रॉ कर देना हमने। अब जब बिल ड्रॉ करना है तो इसी दिन ये बिल ड्रॉ होगा। बिल ड्रॉ करने की एंट्री बिल रिसीवेबल टू ए, और ये बिल को एक्सेप्ट करेगा, बिल पेबल को इसलिए क्रेडिट करेगा और बी को डेबिट कर देगा। और इसकी अमाउंट जो है 1150 रुपये आएगी। और इधर जो है इसको लिखेंगे बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेड। और ये भी आप लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है बल्कि नरेशन, न्यू बिल ड्रॉन एंड न्यू बिल एक्सेप्टेड। न्यू का वर्ड डाल दें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि सेकंड बिल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अब ये बिल 4 अप्रैल को ड्रॉ हुआ था और कितने मंथ्स का बिल था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है कि बिल जो है ये भी ये बिल 2 मंथ्स का है, क्योंकि सेकंड लास्ट लाइन देखें, इंटरेस्ट 30 रुपये का शो हो रहा है, उसके साथ ही लिखा हुआ 2 मंथ्स का बिल है। तो 2 मंथ्स ऑन द ड्यू डेट, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज ऑनर्ड बाय एक्सेप्टर ए, यानी आखिरी दिन जो है वो क्या हुआ होगा, बी जो है वो ए के पास गया होगा और ए ने बी को पेमेंट कर दी होगी। तो आखिरी दिन कब बनता है, 4 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ है, 2 महीने का बिल है। तो 4 अप्रैल से 4 मई 1 महीना, 4 मई से 4 जून 2 महीने, उसमें 3 दिन ऐड करेंगे तो 7 जून बनती है डेट। तो 7 जून को ये बिल ऑनर करने लगा, यानी कि बिल की पेमेंट करने लगा। बिल जो है वो टोटल 1150 रुपये का था। जैसे ही कैश देगा बिल पेबल को डेबिट कर लेगा, क्योंकि लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, इसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी बिल वाली। लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। ऊपर क्रेडिट किया हुआ था ना, लाइबिलिटी को इंक्रीज़ किया हुआ था, तो पेमेंट करने की वजह से लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसने अपने बिल को एसेट बनाया हुआ था कि मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो जब ये कैश पे कर रहा होगा 1150 रुपये, तो इसका मतलब है इस बिल का इसको बेनिफिट हो गया, लिहाजा ये बिल रिसीवेबल को 1150 रुपये से क्रेडिट कर देगा। ठीक है, यानी ये वाले एसेट को कम कर देगा और कैश वाला एसेट इसका इंक्रीज हो जाएगा। नरेशन का लिखेंगे जी, बिल क्या हुआ यहाँ पर, ऑनर हुआ, और इधर भी बिल ऑनर्ड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करें। 14 और 15 दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा लाजमी इन क्वेश्चंस को देखें, समझें। कोई मसला आता है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं, और वीडियोस जो है वो अगर आपको पसंद आ रही हैं और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो आप जो है वो अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ को भी बताएं, ताकि उनको भी जो है वो फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है वो सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।